नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल अनसेड क्रॉनिकल्स पर। यहाँ आपको मिलेंगी नई और रोचक कहानियाँ। आज हम लेके आए हैं अनिका और रोहित की लव स्टोरी का सीजन 3। वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अब हम आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्वाति मल्होत्रा का किला। अगली सुबह बूढ़े बाबा स्वाति मल्होत्रा से कहते हैं, मैडम अनिका का बर्थडे आ रहा है, आपने क्या सोचा है? आप अनिका मैडम को क्या गिफ्ट दोगी? क्योंकि 3 दिन बाद कुछ और नहीं बल्कि अनिका का बर्थडे आ रहा था, जिसकी रोहित भी तैयारियां कर रहा था। बूढ़े पापा काफी एक्साइटेड थे ये जानने के लिए कि आखिर स्वाति मल्होत्रा अनिका को अब कौन सी न्यू टेक्नोलॉजी देगी। वैसे तो बूढ़े बाबा जानते थे कि अनिका के पास किसी चीज की कमी नहीं है, लेकिन स्वाति मल्होत्रा अनिका की माँ थी और बूढ़े बाबा ये भी जानते थे कि हमेशा ही स्वाति मल्होत्रा इस दिन के लिए काफ़ी तैयारियां करती थी, लेकिन अनिका उसके साथ नहीं होती थी। लेकिन अब की बार ऐसा नहीं था। अनिका और स्वाति की मुलाकात हो चुकी थी और अब स्वाति इतने सालों के बाद अपने अरमानों को बयां कर सकती थी और अपनी बेटी के साथ उसका जन्मदिन मना सकती थी। हालांकि स्वाति अभी सबसे छिपी हुई थी, फिर भी वो एटलीस्ट अनिका के साथ तो उसका बर्थडे मना ही सकती थी। बूढ़े बाबा स्वाति से कहता है, मैडम प्लीज़ बताइए ना, आपने क्या सोचा है अनिका बेबी के जन्मदिन के बारे में? लेकिन स्वाति बूढ़े बाबा की बातों का कोई भी जवाब नहीं देती और बस हल्के से मुस्कान के साथ बूढ़े बाबा की तरफ देखती है। अब बूढ़े बाबा समझ जाते हैं कि हमेशा की ही तरह आज भी अपनी बात का उन्हें जवाब नहीं मिलने वाला। बूढ़े बाबा अब स्वाति को वहीं छोड़कर बाहर की ओर निकल जाते हैं। इधर गुलेरिया हाउस में अब तक सुबह हो चुकी थी, लेकिन करण गुलेरिया ने अभी तक अपनी पलकें तक नहीं झपकाई थी। वो अपनी जवानी के दिनों को याद कर रहा था कि उसकी आंखों से के सामने एक तस्वीर घूमने लग जाती है, जो तस्वीर थी उसके कॉलेज की। फ्लैशबैक। कॉलेज का मैदान दर्शकों से खचाखच भरा हुआ था, चारों ओर उत्साह का माहौल है। दोनों टीमों के खिलाड़ी वार्म अप कर रहे हैं। करण लाल जर्सी में अपनी टीम के साथ रणनीति पर चर्चा कर रहा है, लेकिन उसकी निगाहें बार बार स्वाति की ओर चली जाती है, जो नीली जर्सी में अपनी टीम के साथ अभ्यास में व्यस्त है। दरअसल ये फुटबॉल मैच किसी और में नहीं बल्कि करण गुलेरिया और स्वाति मल्होत्रा की टीम के बीच में था। रेफरी की सीटी बजती है और मैच शुरू होता है। करण की टीम आक्रामक खेल दिखा रही थी, लेकिन करण का ध्यान बार बार स्वाति पर चला जाता है। वह उसकी हर मूवमेंट को देखता है, जिससे उसका ध्यान खेल से हटने लग जाता है। पहले हाफ के अंत तक करण की टीम 1-0 से पीछे चल रही है। कोच करण से कहता है, करण आज तुम्हारा ध्यान कहाँ है? वैसे तो तुम फुटबॉल में बहुत ही अच्छे खिलाड़ी हो, हमें इस मैच की ज़रूरत है, हमें ये मैच जीतना ही होगा। करण अपने कोच की बात सुनकर कुछ नहीं कहता, लेकिन उसकी आंखों में स्वाति के लिए भावनाएं स्पष्ट है। दूसरे हाफ में करण पूरी कोशिश करता है, लेकिन उसका ध्यान स्वाति पर ही केंद्रित रहता है। मैच के अंतिम मिनटों में स्वाति की टीम एक और गोल कर देती है, जिससे करण की टीम 2-0 से हार जाती है। करण स्वाति को पसंद तो करता था, लेकिन उसने ये बात अब तक स्वाति को नहीं बताई थी। वैसे तो स्वाति मल्होत्रा अपना ज़्यादातर टाइम कॉलेज के लैब में ही बिताती थी, लेकिन वो सपोर्ट में भी काफ़ी अच्छी थी। करण और स्वाति की टीम का आज ये काफ़ी इम्पोर्टेंट मैच था, लेकिन करण गुलेरिया तो स्वाति मल्होत्रा में ही खोया हुआ था, जिसके कारण करण की टीम बुरी तरह से हार गई थी। जब स्वाति अपने घर जाने के लिए कॉलेज कैंपस से बाहर की तरफ आई, तो करण गुलेरिया पहले से ही स्वाति मल्होत्रा की पसंद की मिठाई और इंडियन फूड लिए हुए उसका इंतजार कर रहा था। जैसे ही करण गुलेरिया ने स्वाति मल्होत्रा को अपने सामने देखा, तो करण गुलेरिया के झट से स्वाति के सामने मिठाई का बॉक्स रखता है और कहता है, मिठाई आज की जीत के नाम। करण को ऐसे देखकर स्वाति ने कहा कि मिस्टर करण गुलेरिया, आपकी टीम तो हारी है और वो मिठाई बांट रहे हैं। स्वाति मल्होत्रा की ये बात सुनकर करण ने कहा था, तुम्हारे पीछे तो मैं अपना दिल हार गया हूँ, फिर ये मिठाई क्या चीज़ है? करण की बात सुनकर स्वाति बोली कि मुझे इतनी आसानी से इम्प्रेस करना आसान नहीं होगा मिस्टर करण गुलेरिया, खास करके बच्चों वाली तरीके से तो बिल्कुल भी नहीं।
तभी स्वाति मल्होत्रा ने करण गुलेरिया के लाए खाने में से एक निवाला बनाकर अपने मुंह में रखते हुए कहा था कि लेकिन तुम्हारी कोशिश बुरी नहीं है, इसलिए हम दोस्त जरूर बन सकते हैं, और तुम्हें जो खाना आज मुझे खिलाया है वो बहुत टेस्टी है। स्वाति मल्होत्रा की ये बात ऐसे ही करण को सुनाई दी तो वो वहाँ पर उछलने लग जाता है। टाइम ऐसे ही एक दूसरे से मिलने के बाद स्वाति अब करण गुलेरिया को फाइनली हाँ कर देती है। आज करण ये सब बात याद करने के बाद उसके चेहरे पर एक स्माइल आ गई थी। दूसरी तरफ मारवा हाउस में अब तक रोहित भी उठ चुका था और वो फ्रेश होकर नीचे डाइनिंग टेबल पर आ गया था। अनिका को छोड़कर डाइनिंग टेबल पर सब मौजूद थे क्योंकि रोहित ने उन्हें खुद फ़ोन करके बुलाया था कि सभी जल्द से जल्द मुझे डाइनिंग टेबल पर मिलो। पूरी फैमिली अपना काम छोड़कर सीधे ही यहाँ आ गई थी। तब रोहित अपनी माँ की तरफ देखता है और कहता है, माँ परसों अनिका का जन्मदिन आ रहा है, मैं अनिका के लिए एक सरप्राइज पार्टी प्लान कर रहा हूँ। वैसे तो चिराग से मैंने सारी तैयारियां करने को कह दिया है, लेकिन प्लीज़ एक बार आप भी देख लेना कि सब अच्छे से हो रहा है या नहीं। रोहित की बात सुनकर वहाँ बाकी सबके चेहरे पर भी एक मुस्कान आ जाती है और ऐसा रोहित के सिर पर अब आयशा मारवा रोहित के सिर पर प्यार से हाथ रखकर कहती है कि तू चिंता मत कर, हम सब मिलकर सब संभाल लेंगे। वैसे भी ये हमारा भी फर्ज है क्योंकि अनिका हमारी भी कुछ ना कुछ तो लगती ही है। सबको पार्टी की कहकर रोहित अब अपने कमरे में वापस से चला जाता है क्योंकि वो कल वाली रात को भूला नहीं था। उसे अब भी याद था कि अनिका कल कितनी टूटी हुई थी। रोहित उसी सोच को सोचते हुए फिर से घबरा जाता है। वो जल्द से जल्द अपने कमरे में पहुंचना चाहता था। रोहित ने आज की सारी मीटिंग्स चिराग को कहकर कैंसिल कर दी थी क्योंकि रोहित आज का पूरा दिन अनिका के साथ स्पेंड करना चाहता था ताकि अनिका को अच्छा फील हो। दूसरी तरफ कमरे में रोहित जाता है तो देखता है कि अनिका अभी तक आराम से सोई हुई थी क्योंकि कल रात अनिका लेट सोई थी तो उसका असर रोहित को अभी भी दिख रहा था। अब रोहित अनिका के पास जाकर लेट जाता है। वैसे तो रोहित भी डेली रूटीन के बाद शावर लेकर वापस नहीं लेटता था, लेकिन क्योंकि वो अपने वसूलों का काफ़ी पक्का था। लेकिन आज रोहित ने अनिका के लिए अपना सब काम छोड़कर अनिका को रोहित के ही पास होने का आभास दिलाना था। रोहित जब अनिका के पास लेटता है तो अनिका को भी रोहित के पास होने का आभास होता है और वो उसकी तरफ करवट लेकर एक छोटे बच्चे की तरह रोहित से चिपक जाती है। रोहित भी अनिका को अपने आगोश में छिपा लेता है। एक तरफ जहां मारवा हाउस में अनिका के बर्थडे की तैयारियां चल रही थी, वहीं दूसरी तरफ गुलेरिया हाउस में भी सब अनिका के बर्थडे को स्पेशल बनाने के लिए कुछ ना कुछ प्लान कर रहे थे। सब साथ में अनिका के बर्थडे के लिए अपनी अपनी आउटफिट भी चूज कर रहे थे। वैसे तो गुलेरिया परिवार के रूल के अकॉर्डिंग पूरी फैमिली के कपड़े हर महीने पूरी वार्डरोब चेंज हो जाती थी, लेकिन आज सब पार्टी के लिए घर पर ही अपने डिज़ाइनर को बुलाकर अपनी अपनी आउटफिट चूज कर रहे थे। श्वेता ने जहां अपने लिए एक गाउन चूज किया था जो वाइन कलर का था, जो बहुत ही प्यारा था क्योंकि डिलीवरी के बाद श्वेता ने ज़्यादा ही वेट गेन कर लिया था, इसलिए उसने गाउन पहनना ही परफेक्ट आइडिया लगा। नंदनी ने अपने लिए एक ब्लैक कलर में साड़ी चूज की थी। दिखने में तो साड़ी सिंपल थी, लेकिन उसके दोनों तरफ जो बॉर्डर हैंडवर्क से बना हुआ था वो बहुत ही सुंदर और एकदम से यूनिक था, जो शायद नंदनी के कलर को देखकर उस पर और भी ज़्यादा खिलता। वही राजलक्ष्मी भी अपने लिए गाउन ही लेना चाहती थी, परफेक्ट करती है क्योंकि वही राजलक्ष्मी भी अपने लिए गाउन लेना ही प्रेफर करती है क्योंकि वो ऐसी हालत में कोई और चीज़ नहीं डाल पाती थी। इधर करण, सिद्धार्थ, ओमकार, मयूर और आकाश गुलेरिया ने भी सब अपनी अपनी ड्रेसेस चूज कर ली थी। जब ओमकार गुलेरिया अपने लिए ड्रेस चूज कर रहा था तो एक बार उसके लिए प्रीति का ख्याल आया कि प्रीति क्या डालेगी पार्टी में। ओमकार अब अपने डिज़ाइनर को प्रीति के लिए भी उसकी ड्रेस से मैचिंग कोई ड्रेस दिखाने को बोलता है। ओमकार की बात सुनकर सभी ओमकार को सरप्राइज होकर देखने लग जाते हैं। जैसे ही सब ओमकार को देखने लगते हैं तो ओमकार को काफ़ी ही ऑकवर्ड फील होता है, लेकिन फिर वो कहता है अब प्रीति मेरी होने वाली वाइफ है तो उसके लिए इतना तो सोचना जायज़ ही है। ओमकार की बात सुनकर सब हंसने लग जाते हैं क्योंकि वो सब ओमकार को चिढ़ाना चाहते थे।
करण को ओमकार का यूं प्रीति के बारे में सोचना अच्छा लगता है, जैसे जिससे वो ओमकार के कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है, आई एम सो प्राउड ऑफ माई सन। मुझे अच्छा लगा तुम्हारा प्रीति के बारे में इतना सोचना। इधर दमयंती के किले में राजीव गुलेरिया की धमकी के बाद अब दमयंती देवी असमंजस की स्थिति में थी। उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या उसको अनिका और रोहित से मिल लेना चाहिए या नहीं। क्या उसको अब खुद को कानून के हवाले कर देना चाहिए। वो कोई भी डिसीजन नहीं ले पा रही थी। तभी दमयंती को याद आता है कि उसने राजीव से बात होने से पहले एक मैसेज अनिका और रोहित के लिए एक संदेश भिजवाया था कि वो रोहित और अनिका से मिलना चाहती है। ये याद आते ही वो उस स्त्री को बुलाती है। वो स्त्री माँ साहिब के कमरे में आती है और कहती है, माँ साहिब आपने मुझे बुलाया। दमयंती देवी कहती है, हाँ मैंने कुछ दिन पहले तुम्हें एक काम दिया था, क्या वो हो गया था। दमयंती देवी के ये पूछते ही वो स्त्री घबरा जाती है, क्योंकि एक्चुअल में वो अनिका को संदेश भेजना भूल गई थी। माँ साहिब ने तो बोला था। वो अपने मन ही मन में सोचने लग जाती है, आज तो तुम्हारी मौत पक्की है। तुम इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकती हो, जब तुम्हें पता है कि माँ साहिब के सामने किसी भी गलती की सज़ा सिर्फ मौत होती है, फिर भी तुम एक इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकती हो। उस स्त्री को कोई जवाब ना देते हुए देखकर दमयंती देवी कहती है, क्या हुआ, तुम्हें सांप क्यों सूंघ गया। मैंने कुछ पूछा है तुमसे, मुँह खोलो अपना। दमयंती की आवाज़ सुनकर वो स्त्री और भी डर जाती है। वो स्त्री हाथ जोड़कर कहती है, खड़ी हो जाती है और कहती है, मुझे माफ़ करना माँ साहिब, पता नहीं कैसे मैं वो सब भूल गई। एक्चुअली जिस टाइम वो स्त्री संदेश भेज ही रही थी तभी राजीव गुलेरिया का कॉल आ गया था। उसके बाद वो दोबारा से वो संदेश भेजना भूल गई। दमयंती अब बिना किसी गुस्से के उस स्त्री को वहां से जाने के लिए अपना हाथ उठा देती है और साथ में उसको कहती है कि अभी कोई भी संदेश मत भेजना जब तक मैं नहीं कहती। आज दमयंती देवी ने उस औरत पर गुस्सा भी नहीं किया था। शायद दमयंती देवी खुद को ही चेंज करना चाहती थी। इसका कारण यही हो सकता था। दमयंती देवी की बात सुनकर वो स्त्री हैरान हो जाती है कि भला आज माँ साहिब ने कुछ नहीं किया। नहीं तो माँ साहिब किसी को भी उसकी गलती की सज़ा सुनाने से पहले एक बार भी नहीं सोचती थी, लेकिन वो कहीं ना कहीं भगवान का शुक्रगुजार कर रही थी कि आज वो बच गई। इधर दमयंती देवी खुद के ही मन में सोच रही थी कि अच्छा हुआ कि संदेश अनिका तक नहीं पहुंचा। अब मैं अच्छे से कुछ टाइम लेकर डिसाइड कर सकती हूँ कि मुझे आगे क्या करना है और क्या नहीं। क्या मुझे अनिका और रोहित से मिल लेना चाहिए या नहीं। इधर अनिका को सोते हुए काफ़ी टाइम हो गया था। सोते हुए अब रोहित अनिका के फोरहेड पर किस करता है। अनिका रोहित का स्पर्श पाते ही उसके फेस पर एक स्माइल आ जाती है। रोहित अब अनिका को कहता है, अनिका अब उठ जाओ, 11 बज चुके हैं। तुमने अभी तक ब्रेकफास्ट भी नहीं किया है। तुम्हें पता है ना, तुम्हारी बॉडी बिना ब्रेकफास्ट के फिर लो फील करने लग जाती है। अनिका बलसाई से उठ जाती है और कहती है, गुड मॉर्निंग मिस्टर मारवा, आज अभी ऑफिस नहीं गए, क्या बात है। अनिका की बात सुनकर रोहित कहता है, नहीं, आज का पूरा दिन सिर्फ तुम्हारे लिए। ये सुनकर अनिका हैरानी से रोहित को तरफ देखती है और पूछती है कि क्यों, ऐसा क्यों। तभी रोहित कहता है, पता नहीं क्यों, लेकिन आज मैंने छुट्टी ली है। आज सारा काम चिराग मेहता संभाल लेगा। आज का पूरा दिन मैं सिर्फ तुम्हारे साथ स्पेंड करना चाहता हूँ। ये सुनकर अनिका के फेस पर फिर से स्माइल आ जाती है। वो अभी अपने हाथों का एक घेरा बनाकर उन्हें रोहित के गले में डाल देती है। अनिका की इस हरकत पर रोहित ही काफ़ी हैरान हो जाता था क्योंकि मोस्टली कभी भी अनिका खुद से ऐसे नहीं करती थी जब तक रोहित को कोई टेंशन ना होती थी। अब रोहित अनिका से कहता है, क्या बात है, आज तो सुबह सुबह मेरी बीबी को मेरे ऊपर बड़ा ही प्यार आ रहा है। अनिका अब स्माइल करते हुए वॉशरूम में शावर लेने के लिए चली जाती है। लेकिन जैसे ही अनिका बाहर शावर लेकर आती है तो देखती है कि रोहित ने उसके कमरे में ही उसके लिए उसकी पसंद का ब्रेकफास्ट मंगवा दिया था। अनिका अब रोहित से कहती है, रोहित, मिस्टर मारवा, इसकी क्या ज़रूरत थी, मैं नीचे जाकर ही ब्रेकफास्ट कर लेती। अब रोहित कहता है, क्योंकि आज का दिन सिर्फ और सिर्फ अनिका के लिए है, तो मैंने सिर्फ ये तुम्हारे लिए किया है। तुम्हें अब नीचे जाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तुम यहाँ पर अपना ब्रेकफास्ट करो और आज के अपने इस दिन को एंजॉय करो। काफ़ी लंबे समय के बाद आज दोनों ही अपने इस दिन को एंजॉय कर पा रहे थे, क्योंकि
क्योंकि रोहित और अनिका हमेशा से ही अपने काम में इतने बिजी रहते थे कि वो एक दूसरे के लिए कभी टाइम निकाल ही नहीं रहे थे। दूसरी तरफ रोहित के फ़ोन पर एक नोटिफिकेशन आता है। तो नोटिफिकेशन था चिराग का, क्योंकि चिराग ने रोहित मारवा को एक मैसेज सेंड किया था कि पार्टी की तैयारियां ऑलमोस्ट सर हो चुकी हैं। अब रोहित जैसे ही देखता है कि ये मैसेज चिराग का है तो वो एक साइड जाकर उस मैसेज को चेक करने लग जाता है, जिसे देखकर अनिका को थोड़ा सा अजीब लगता है, क्योंकि रोहित मोस्टली कभी भी ऐसा नहीं करता था कि वो अनिका से अपने किसी भी फ़ोन के नोटिफिकेशन को छुपाए। अब जब अब अनिका रोहित से पूछती है, वी मिस्टर मारवा क्या बात है, आजकल आज आप कुछ छिपा रहे हैं मुझसे। अब रोहित कभी अनिका को रोहित के ऊपर शक ना हो इसलिए वो कहता है, नहीं नहीं अनिका कुछ भी तो नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं अनिका को ये अजीब लगता है और अब उसको रोहित के ऊपर शक होना शुरू हो जाता है और वो अब मन में सोचने लगती है कि आखिर आज ऐसा क्या है कि आज ना तो रोहित ऑफिस में गया है और वो आज में मुझसे कुछ ना कुछ तो छिपा ही रहा है। आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड कल अपलोड होगा। वीडियो पसंद आई हो तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमें बताइएगा कि आप हमारी वीडियो को कहां-कहां से देख रहे हैं। धन्यवाद।